हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। मतलब इतने सारे लोग वीडियो को देखते हो, आप लोग कमेंट भी करते हो, लेकिन एक्साइटमेंट में मुझे लग रहा है कि लाइक करना भूल जाते हो। सो आज आप लोगों से हक से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब हक से, कि मुझे कम से कम इस वीडियो पे 2K लाइक्स ज़रूर चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज जो वीडियो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सिर्फ आप लोगों के सवालों के सही जवाब के लिए मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश करती हूँ। समटाइम्स मैं चीज़ें खुल के बता नहीं पाती, लेकिन चीज़ें मैं सच बताती हूँ। नहीं बताऊँगी तो कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन जब भी बोलूँगी, जब भी बताऊँगी, आपके सामने सच ही बताऊँगी, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। तो जब मुझे जवाब अपने एंड से नहीं मिलते तो मैं आप लोगों के जवाब ढूंढती हूँ, और ढूंढती हूँ सिर्फ एक ऑथेंटिक पर्सन के ज़रिए ही। वाया वाया चीज़ों पे ना मैं डिस्कशन करती हूँ, ना मैं उन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। तो कल भी आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, जैसे ही जगत दीदी ने अपना कल का लाइव किया, उस लाइव के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे काफ़ी सारे सवाल पूछे थे, जिन सवालों के जवाब शायद हमें सिर्फ और सिर्फ सुमित ही दे सकते थे, क्योंकि वो सारे सवाल उनसे ही रिलेटेड थे। अभी भी हमारी कुछ ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी डाउटफुल है सुमित की पर्सनालिटी को लेके। सो किसी भी डाउट को क्लियर करना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वो मेरे चैनल पे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। इसीलिए मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों की कन्फ्यूज़न को क्लियर ज़रूर करूँ। तो जिन जिन चीज़ों की मुझे परमिशन मिली उन उन हिसाब के सवालों के जवाब मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगी। मैंने डायरेक्ट आप लोगों के ही सवाल फिर से पूछे हैं, क्योंकि कल की लाइव के बाद बहुत सारे दिलों में कुछ कन्फ्यूज़न डेवलप हो गई है। तो कन्फ्यूज़ तो हम आपको बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। मेरे एंड पे मैं जितनी आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ मैं वो चीज़ें डेफिनेटली करूँगी। हमेशा की तरह आप लोग कमेंट में अगर आपके भी दिल और दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो आप लोग वो सवाल मुझे ज़रूर लिखना। मेरे एंड पे जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं आप लोगों के सवाल के जवाब आप लोगों के लिए ढूंढ के ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने सुमित जी से सगाई टूटने के बाद जो बातें करी, उनका और मेरा जो बातचीत हुई, वो सारी बातचीत मैं यहाँ पे बताऊंगी। सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताऊंगी ताकि किसी की पर्सनल जोन और पर्सनल जो स्पेस है वो ख़राब ना हो। बाकी मेरी उनसे चैट पे वाया कॉल पे भी बात हुई है, लेकिन सिर्फ उतनी ही बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी हैं और जिससे सामने वाले की पर्सनल जो स्पेस है वो ख़त्म ना हो। बाकी सबसे पहले सवाल नंबर 1 जो आप लोगों ने पूछा था कमेंट में, और उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैं उनसे जो भी सवाल पूछने जाऊंगी उसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो पब्लिक के सवाल हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ और वीडियो को देख के ही मैं रिएक्ट करती हूँ। अगर किसी वीडियो को देखने के बाद मुझे भी कन्फ्यूज़न होती है तो मैं उस वीडियो की तह तक जाके एक बार वेरीफाई ज़रूर करती हूँ। रेफरेंसेस मुझे चाहिए होते हैं। बिना रेफरेंस के, बिना किसी चीज़ के मैं किसी भी चीज़ के बारे में, मुद्दे के बारे में नहीं बोलती हूँ, और पर्सनल मुद्दों के बारे में नहीं बोलती हूँ। जो मुझे वीडियो में दिखेगा, जो वीडियो में आएगा, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएगा, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह उनसे साफ और सटीक शब्दों में बोल दिया था। मैं बहुत क्लियरली अपनी बात करती हूँ, घुमा फिरा के और पैम्परिंग करके, मीठा मीठा ये सब मुझसे नहीं आता। मेरा काम है रिएक्शन, तो मैं अपने उसी प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन लेके जाती हूँ कि मैं एक रिएक्शन चैनल हूँ और मैं जो चीज़ें पूछूंगी वो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी। सो उसी हिसाब से मैं जवाब की भी उम्मीद करती हूँ, मतलब ठीक है। तो मैंने अगेन इनसे पूछा कि मेरे कुछ सवाल हैं, क्या मैं पूछ लूँ? तो इन्होंने बोला कि जी आप पूछिए। तो मैंने बोला, कल मैंने वीडियो देखा था दीदी जी का एंगेजमेंट वाला, उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी है। क्योंकि आप लोगों के कल कमेंट सेक्शन में ये सवाल थे कि एंगेजमेंट दीदी जी ने बोला है कि उन्होंने तोड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। क्योंकि अगर एंगेजमेंट दीदी को तोड़नी थी तो दीदी इतने दिन का इंतजार थोड़ी करती, दीदी तो ये चीज़ें पहले ही कर देती। दीदी ने इतने दिन का इंतजार भी करा और एंगेजमेंट तोड़ने के बाद दीदी खुद से रोने लग गई। जो इंसान खुद से कोई चीज़ें करता है वो इंसान रोता नहीं है ना। वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली आता है, नॉर्मल अंदाज में आता है कि हाँ चीज़ें ठीक से काम नहीं करी। क्योंकि दीदी की तो ये इंगेजमेंट जो थी वो उनके घर वालों ने कराई थी ना, दीदी की मंजूरी भी नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। दीदी की आप शक्ल देख रहे होंगे, एंगेजमेंट में सब कुछ फोर्सफुली उनसे हो रहा था, तो उनको रोते हुए नहीं आना था। तो वहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न हो गई कि दीदी जी को अगर सगाई तोड़नी थी तो दीदी जी ने तो पहले ही तोड़ देनी थी, अगर ये डिसीजन दीदी ने लेना था। तो क्या इस बात में सच्चाई थी कि सगाई दीदी ने ही तोड़ी है या फिर सगाई सुमित जी की फैमिली ने तोड़ी है? तो ये कन्फ्यूज़न आप लोगों के दिमाग में थी। मुझे कमेंट्स आए थे तो मैंने यही सवाल सबसे पहला इनसे भी पूछा
कि जो कल दीदी जी का वीडियो आया है, उन्होंने बोला है कि एंगेजमेंट उन्होंने तोड़ी है, क्या ये सच है? जिस पे उन्होंने मुझे साफ और सरल भाषा में उन्होंने भी जवाब दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने आज तक जो भी जवाब दिए हैं ना, बहुत सरल और साधारण तरीके से ही दिए हैं। और जितनी मेरी इनसे बात हुई है, देखिए किसी की पर्सनालिटी को पहचानने के लिए ना 5-10 मिनट ही काफ़ी होते हैं। अगर आपकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग है कि आप किसी की पर्सनालिटी को पहचान सकते हो, तो मुझे इनकी बातों में कोई भी छल कपट, ऐसी स्मार्टनेस और मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको आता ही नहीं है ये सब कुछ करना। वो बहुत सही और बहुत सीधा सीधा जवाब दे देते हैं, और जो जवाब वो नहीं देना चाहते या उन्हें लगता है ये पर्सनल है, तो वो उन बातों का जवाब देने से मना भी कर देते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ जी, फैमिली का म्यूचुअल डिसीजन था। दैट मीन्स कि ये किसी एक इंसान का सिंगल और इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था, ये दोनों फैमिली का म्यूचुअल डिसीजन था। म्यूचुअल का मतलब आप समझते हो ना, कि दोनों ने आपस में मिलकर फैमिलीज ने ये डिसीजन लिया है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने नहीं लिया है। फैमिली ने बैठ के एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए ये डिसीजन लिया होगा। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो लड़का है वो एक जॉइंट फैमिली से आता है, और शादी हमेशा से लड़का लड़की की नहीं, परिवारों की भी आपस में होती है। तो परिवार के खिलाफ जाके आप एक बार जा सकते हो, उन्हें किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर सकते हो, लेकिन बार बार आप वो चीज़ें भी नहीं कर सकते। और एक इंसान के लिए आप अपने परिवार को दुखी और छोड़ भी नहीं सकते। शादी ब्याह में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और फैमिली के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि जो डिसीजन था वो म्यूचुअल था, यानी कि दोनों का मिल करके डिसीजन था इस एंगेजमेंट को तोड़ने का। अब उन्होंने ये भी बोला मैं मेरे चैनल से भी अनाउंसमेंट कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि जब से ये सब हुआ है हमारे ऑफलाइन काम भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने चैनल पे भी बहुत जल्दी इससे रिगार्डिंग अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन जिस दिन से ये सारी प्रॉब्लम चल रही है उनके खुद के काम बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए हैं। वो अपने किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली में रिश्तेदार आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, रोज़ उनके घरों में बैठते हैं, लंबे लंबे रात रात तक डिस्कशन चलता रहता है। बहुत कंफ्यूजिंग माहौल उनकी फैमिली का है, कभी कोई रिश्तेदार आता है, कभी कोई रिश्तेदार आता है, और सारा दिन उन लोगों का इसी चीज़ में निकल जाता है। इसलिए वो अपने काम में बिल्कुल भी इतने दिनों से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए उनको मेडिकल और हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं, जिसके लिए उनकी मेडिसिन्स भी चल रही हैं। उनकी अभी तक डॉक्टर के पास 2 से 3 विजिट हो चुकी हैं, जो कि उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, पैनिक की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, और डॉक्टर के पास उनकी विजिट भी चल रही है। तो उनका ऑफलाइन जो उनका काम है वो इस सब चीज़ों की वजह से बहुत हैम्पर हुआ है। तो उन्होंने ये चीज़ अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि मैं वहाँ फोकस नहीं कर पा रहा था। तो अब जो काम इतने दिनों में बिगड़ा है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी रिश्ते में बीच में लटके हुए हो, ना तो आर हो ना तो पार हो, है ना। तो जब तक आप बीच में लटके रहते हो ना, आपको भी एक कंक्लूजन की जरूरत होती है कि इसका क्या एंड है, या तो इसका एंड इधर हो जाए या उधर हो जाए। तब तक आपका दिल और दिमाग किसी एक जगह पे स्थिर रहता ही नहीं है। तो आई थिंक कल या परसों जब भी इन लोगों का ये मैटर क्लोज हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा इनको इस चीज़ का रिलीफ मिला। तो अब जाके जो इनके इतने सारे दिनों का जो गैप हो गया है इनके ऑफलाइन काम में, उसमें अब ये फोकस करके उन चीज़ों को सेटल करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक सवाल और भी पूछा, क्योंकि मुझे कल की दीदी जी की लाइव ठीक तो लगी, लेकिन ठीक के साथ साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी थी कि ये जो जिस तरीके से बता रही हैं, जैसे सुमित जी के आगे से जी हट गया, इतने एरोगेंटली जो कम्युनिटी पोस्ट हुई, तो ऐसा लग रहा था कि क्या चीज़ें सही नोट पे ख़त्म हुई हैं। तो मेरा सवाल इनसे ये भी था, मैंने सबसे पहले इनसे यही पूछा, क्या सब कुछ गुड नोट पे ख़त्म हुआ है? क्योंकि कल 3 लोगों को धमकी मिली थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि ये तीसरा आखिर इन्होंने टारगेट किया किसे। 2-3 नाम इस समय पे किसी की जुबान पे आ रहे, कोई कहता है जेसिका, कोई कहता है सुमित, कोई कहता है नीतू दीदी, कोई कहता है सरिता दीदी। जब तक बहुत सारे लोगों को दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सामने वाला इंसान ये बोल के चला गया, क्योंकि सामने वाले ने तो क्लियर किया नहीं, वो तो सिर्फ बोल के चला गया। अब मैंने इनसे पूछा, क्योंकि जिसके लिए चीज़ें होती हैं ना, समटाइम्स उसको समझ में आ जाता है। तो मैंने इनसे यही पूछा कि क्या आप लोगों का सब कुछ गुड नोट पे ख़त्म हुआ था? क्योंकि अगर गुड नोट पे ख़त्म हुआ था तो फिर सुमित के आगे से सुमित जी कैसे हट गया इतनी जल्दी? इतना मतलब ये एक रिस्पेक्ट ही ख़त्म कर दी, सिर्फ एक ही दिन में रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने बोला हाँ जी, और उन्होंने ये भी पूछा कि किसको धमकी मिली।
तो मैंने बोला नाम नहीं पता, बट बोला था कि उनको कुछ होता है तो 3 लोग इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। ये उन्होंने अपनी वीडियो में कल बोला था। तो उन्होंने बोला ये तो मुझे नहीं पता, जब तक किसी चीज़ में हमारा नाम ना हो तो अपने ऊपर क्यों ले हम। इन्होंने ये बात बोली कि जब तक हमारा नाम नहीं लिया सामने वाले ने तो हम अपने ऊपर क्यों ले, जिस पे मैंने कहा ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मैंने सवाल पूछा था, क्योंकि ऐसा ना हो कि चीज़ें खराब नोट पे ख़त्म हुई हो, गुड नोट पे हुई या नहीं हुई। एक नॉर्मल सा सवाल मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला था मुझे नहीं पता, लेकिन हम तब तक कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं लेंगे जब तक किसी चीज़ में बकायदा हमारा नाम ना लिया गया हो कि ये चीज़ें हमने इस इंसान को बोली है, तब तक हम किसी भी चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेंगे। विच इज़ वेरी मच मेच्योर डिसीजन, वेरी मच मेच्योर, जिसमें मैंने बोला करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो मैंने ये भी बोला कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप दोनों मिलकर ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो, कल एक हो जाओगे। आप में से ही किसी का सवाल होगा, प्लीज़ कमेंट में बताना कि किसने मुझसे ही सवाल किया था। तो देखिए आप लोगों के सवाल मैं कहाँ कहाँ तक पहुँचाती हूँ, जवाब के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने कहा ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग ये सब ड्रामा कर रहे हो और कल को आप लोग एक हो जाओगे, है ना, और फिर से हम लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, ऑडियंस बेवकूफ़ बन जाएगी। क्योंकि इतने दिनों में इतना कुछ हुआ है ना कि लोगों का व्लॉगिंग पर से, व्लॉगर्स पर से और उनकी लाइफस्टाइल से विश्वास हट गया है। अब सबको यही लगता है कि ये रोते हैं तो कंटेंट है, ये हंसते हैं तो कंटेंट है, ये कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं वो भी एक कंटेंट है। मतलब सब कुछ इनकी लाइफ में कंटेंट है, और कंटेंट के अलावा इनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अपनी हर चीज़ को मोनेटाइज करके बेचते हैं, हर एक सिंगल चीज़ को मोनेटाइज करके बेचते हैं। तो फिर इनकी ज़िंदगी में रियलिटी है क्या। तो जब मैंने ये सवाल इनसे पूछा कि ऐसा सोच रही है ऑडियंस, आपका इस बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने बोला जी नहीं, ऐसा नहीं है, शादी जैसा मैटर मजाक नहीं है कि आज हो और कल ना हो, बाकी फ्री होके मैं अपनी कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगा। उन्होंने साफ बोला कि शादी जैसा मैटर उनके लिए मजाक नहीं है कि आज हाँ हाँ कल नाना, परसों हाँ हाँ तरसों नाना। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए शादी ब्याह मजाक नहीं था। जो चीज़ें अब हुई हैं दैट इज़ अ फाइनल डिसीजन। अब इसमें कोई भी बेवकूफ़ बनाने वाली या कोई भी एक साथ मिलके कंट्रोवर्सी करने वाली कोई भी बात नहीं है। ये एक फाइनल डिसीजन है और मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और बात बोली, बस एक बात कहना चाहूँगा कि अभी हम सच में बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। बस फैमिली का ही साथ है और सपोर्ट है, तो जो भी ऑडियंस है तो अगर वो पक्ष में नहीं है तो विरोध में भी ना हो। उनका बोलना ये है कि सिर्फ एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पे हम और हमारी फैमिली बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और बस इतना हम चाहते हैं कि अगर हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मत करो, लेकिन जो हमारे लिए बुरा बोल रहे हैं वो भी बुरा मत बोलो। इस चीज़ का उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो यही कह रहे हैं कि हम बहुत समय से एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। हमारी फैमिली एक सही स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं और हमें कुछ बोलना भी नहीं है। एक होता है बोल नहीं पा रहे हैं और एक हमें कुछ बोलना ही नहीं है। हमें कुछ बोलना नहीं है, वो हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर इनकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, इनकी फैमिली के लिए गलत बोल रहे हैं, तो वो इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी फैमिली को कुछ भी मत बोलो। हमारी फैमिली का कहीं से दूर दूर तक कोई भी किसी भी चीज़ में लेना देना है ही नहीं और था ही नहीं। तो इस चीज़ से वो लोग बहुत डिस्टर्ब है, इस समय उन्हें बहुत अकेला फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जो है बस हमारे परिवार के ही लोग हैं और बाकी उनके साथ इस समय पे कोई भी नहीं है। बहुत अकेला फील कर रहे थे, उनकी आवाज़ से भी बहुत वो डल साउंड कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया पे हमने अपनी ज़िंदगी दिखाई नहीं, कभी किसी को अपने बारे में बताया नहीं। जिसने जो बोला हमने हाथ जोड़ के स्वीकार किया, जिसने हमें नल्ला बोला हमने कहा हाँ हम नल्ले हैं, जिसने बोला बेरोज़गार है हमने बोला हाँ बेरोज़गार है। कभी कोई सफाई हम अपनी देने नहीं आई, कभी हमने कुछ नहीं बोला, हमारे लिए कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हमारे ऊपर इतने एलिगेशंस, इतने आरोप, इतना हमें ट्रॉल किया गया। हमारे घर के एक मेंबर को जो इस चीज़ में थे भी नहीं, उन लोगों को भी डे 1 से ट्रॉल किया गया और हमारे लिए बोलने वाला सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं था।
किसी ने भी एक बार हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस को नहीं समझा, पर हम अभी भी ये नहीं बोल रहे कि आप लोग हमें सपोर्ट करो या हमारे इमोशंस को समझो, पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे इमोशंस नहीं समझ पा रहे हो तो फिर हमारा विरोध भी मत करो, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, किसी के सामने अपना कोई पक्ष ना विपक्ष कुछ हम रख के ही नहीं आए। तो काफ़ी डल साउंड कर रहे थे इन बातों से वो। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला आपको लेकर एक और सवाल आ रहा है कि आपके ऊपर कर्ज था, बेरोजगार थे, तभी शादी कर रही हैं आप। खैर, बेरोजगारी के लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जहाँ पे इनका क्या क्या वर्क प्रोफाइल है, ये क्या क्या काम करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी हैं। बाकी जो चीज़ें मैं अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाई, होपफुली कि आने वाले टाइम पे इनके ऊपर एटलीस्ट जो एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर से ये आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूर देंगे जो इनके ऊपर है, यानी कि बेरोजगार, काम धंधा क्या करते हैं उससे रिगार्डिंग इन फ्यूचर ये आप लोगों को अपना काम, अपना सब चीज़ें बताएंगे, जो कि बताना भी चाहिए, क्योंकि तभी इनके ऊपर से ये टैग हटेगा। ठीक है, तो उन्होंने जब बोला कर्ज की बात मैंने करी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ कमेंट पढ़े थे कि उनके ऊपर बहुत कर्ज है और इसीलिए इस मजबूरी में वो शादी कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बोला था उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वो बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने डायरेक्ट बेझिझक बेधड़क होकर पूछ लिया। मैं सीधा पूछ लेती हूँ, मैं मैनिपुलेशन या मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग नहीं करती। जैसा मेरी ऑडियंस मुझे कमेंट करती है, जैसा सवाल आता है, मैंने बेधड़क होके वो सवाल पूछा और उन्होंने भी सटीकता से इस बात का आंसर दिया। उन्होंने बोला, ये आप खुद सोचिए कि कोई किसी कर्जदार को अपनी बेटी देता है क्या, और स्पेशली जब उसकी भी बेटी हो। इस जवाब में सारे सवालों के जवाब मिल गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब मिल गया कि कोई भी पेरेंट किसी कर्जदार को अपने घर की बेटी देते हैं, वो भी तब जब बेटी की जिम्मेदारी हो। मतलब अपने घर से 2 बेटियों की जिम्मेदारी किसी कर्जदार इंसान को कोई भी माँ बाप देते हैं। इनफैक्ट कोई गरीब भी अपनी बेटी को कर्जदारों के घर पे नहीं देखता, वो भी अपनी बेटी के लिए वेल सेटल्ड लड़का और नौकरी ही ढूंढता है ना। तो इनके इस जवाब में सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए। उसके बाद मैंने इन्हें बोला, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्योंकि वाकई में इन्होंने हर बात का बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। उसके बाद मैंने बोला ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जो कि हमें कोई भी कॉन्वर्जेशन एंड करते हुए बोलना भी चाहिए कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि ना तो हम किसी को किसी के डिसीजन के लिए फोर्स कर सकते हैं, ना ही हम किसी को किसी के डिसीजन के लिए कन्विंस कर सकते हैं। हर इंसान का अपना खुद का इंडिविजुअल डिसीजन ही होना चाहिए, किसी के भी दबाव में और किसी के भी इमोशंस में आके किसी भी फैसले पे नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कल को आप फिर क्या बोलते हो, मैंने इमोशंस में फैसले ले लिए थे, मैंने फोर्सफुली ले लिए थे। तो इतने मैच्योर हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के फैसले आप अपने आप ले सको। आपको अपने फैसले ना तो बदलने के लिए किसी की मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़े, ना ही अपने फैसले को रखने के लिए आपको किसी के भी सजेशन और राय की ज़रूरत पड़े। अपने फैसले जिस दिन आप खुद लेना सीख गए, उस दिन आप ज़िंदगी के हर फैसले की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। वरना हर कोई इंसान सिर्फ बहाना ढूंढता है, मेरा ये फैसला लेने के पीछे इस इंसान का हाथ था, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया, उसकी वजह से मैंने ऐसा किया, और ये फिर इंसान का नेचर बन जाता है। तो अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी खुद लीजिए और अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद लीजिए। यही मैं आप सब लोगों को भी राय दूंगी कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों में कभी भी किसी दूसरे तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस ना दें। सबसे पहले फैसला आपका और उसके बाद आपके परिवार के साथ मिलकर होना चाहिए, और ऐसे ही फैसले ज़िंदगी में अच्छे होते हैं और सही साबित होते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस बार स्पेशली वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और भी अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं अपने एंड पे उन जवाब को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी। यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।